पता नहीं, मुझे तो सब लोग कहते हैं कि और सच्ची बात भी है, क्योंकि मैंने तो ना कभी पार्लियामेंट में कोई नौकरी की है, ना मैंने कभी किसी थिंक टैंक के लिए काम किया है, ना मैं कभी पब्लिक ऑफिस में रही हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे एक बात बड़ी ऑड लगी, और वो ये थी कि एक मीडिया लॉजिक कंपनी है, और ये 2013 की बात है जब मैंने देखा, और मुझे बड़ी ऑड बात ये लगी कि 19 करोड़ उस वक्त थे, अब माशाल्लाह 22-23 करोड़ आवाम है हमारी, और इतने बेतहाशा चैनल्स, बेतहाशा टीवी चैनल्स। तो मैंने देखा कि एक कंपनी है, और वो उसने 500 मीटर से आगाज किया 2007 में। जी। 500 मीटर मीटर। लगाए। अब ये 500 मीटर घरों में लगाए जाते हैं, तो 500 घर में मीटर लगा हुआ था। मीटर ठीक। ऐसे होता है कि आपके रिमोट कंट्रोल पे एक बटन होता है, उससे पता चलता है कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। ठीक। मैंने सोचा 2007 में शुरू हुई कंपनी, 2013 तक मेरा ख्याल है 1200-1500 मीटर वो खुद अपनी जबानी कह रहे थे कि हैं। पिछले साल अप्रैल 2023 में 22 में माजरत से अप्रैल 2022 तक गालिबन बमुश्किल 2000 मीटर थे। 2000 मीटर, मीटर। यानी 2000 घरों में ये रिमोट कंट्रोल जो कि मीटर के साथ कनेक्टेड है लगे हुए हैं। 22-23 करोड़ आवाम है हमारी पिछले साल तक। ठीक। तो और मुझे फैसला। समझ नहीं आई कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सा सबसे मकबूल तरीन चैनल है। मकबूल तरीन चैनल आपको पता है रेटिंग्स किसकी रही हैं? ठीक। ठीक है। अच्छा, 2014 में जब मेरी शादी हुई, तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई थी, हम्म। अभी अनाउंस नहीं हुई थी। हर हफ्ते कहा जाता था अभी करेंगे, अभी करेंगे, हर हफ्ते पता चल रहा था। 2 दिसंबर को गालिबन 2 दिसंबर 2014 को मुझे एक इवेंट पे इनवाइट किया गया। जब मैं इवेंट पे पहुंची तो वहां जाते ही मुझे समझ आई कि अच्छा, जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। पूरा पीटीआई को तो पता था कि जनाब ये इनकी बेगम साहिबा है। जब मैं ठीक। वहां पे आई तो लगता था कि जैसे कोई ऑस्कर्स है। और वो जाहिर है क्योंकि उस वक्त में मुझे जियो प्रोटोकॉल दिया गया। अब मुझे कहा गया किसी को नहीं बताना, मुझे हम्म। कहा गया है भाई बहन को भी ना बताओ, हालांकि उनको पता था क्योंकि उनको निकाह का कहा गया था, लेकिन कि तुमने बस अनाउंस नहीं करना। मुझ पे बड़ी सख्ती है वो। वहां मैं गई, साफ जाहिर था कि सबको पता है पीटीआई के जनाब जवान, ये रेड कारपेट, ये फोटो। अच्छा, मैंने कहा चले ठीक है, मैं तो अब ठीक है, मैं एहलिया हूँ। साथ में मैंने देखा उसी किस्म का प्रोटोकॉल, असद उमर साहब भी इनवाइटेड थे उसी इवेंट में। आप लोग देख लें, उसका शायद वीडियोस भी अवेलेबल हो। ईडीआई मेरा ख्याल है उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, ईडीआई करके, और ये 2014 की बात है। तो मैं किसी को जानती नहीं थी, मैंने नाम सुना हुआ था। तो मेरे साथ बराबर में आके एक साहब बैठे, सलमान दानिश, अच्छा जी। नौजवान थे, और आके बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सलमान दानिश हूँ, मीडिया लॉजिक। तो मैंने कहा ओह अच्छा। अच्छा, बाकी तो मुझे उधर इवेंट पे जाके लगा कि ये जो कुछ भी है ना, ये पीटीआई के महबूब तरीन लोग हैं। ठीक। तो मुझसे तो समझ आ रही थी कि क्यों इतना इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वहां जाके मुझे समझ आई कि अच्छा, ये मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये तो कुछ और चक्कर है। पर मुझे उससे पहले नहीं आइडिया था। ठीक। असद उमर साहब थे वहां पे, कुछ और लोग थे, वो सारे अब आ, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात पहली दफा हुई। नाम मैंने बड़ा सुना हुआ था कि मीडिया लॉजिक वाले हैं। बहरहाल मैंने तो इनकी तकरीर वगैरह के लिए थोड़ा सा मैंने सुना शायद। और कुछ अर्से के बाद मैंने देखा, जो ही शादी अनाउंस हुई, ये साहब मेरे डाइनिंग रूम में बैठे हो। डाइनिंग रूम और में भी बैठे है, हो? सर जी मेरे डाइनिंग रूम में बैठे हो। और आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आई कि, और सिर्फ ये नहीं थे, लेकिन इनकी बात मुझे तकलीफ हुई इनकी बात से। क्योंकि देखिए, मेरी तो ना सास ना ससुर हयात थे, ना मेरी नंदों के साथ कभी शादी के बाद, शादी से पहले तो था, शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उनको बनीगाला में नहीं देखा। क्यों नहीं आई? ठीक। मैं तो गाड़ियां भी भेजती थी, ड्राइवर भी भेजती थी अगर उन्होंने डॉक्टर के पास जाना होता। क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन थी रुबीना आपा जो थी, वो कुछ अलील थी, तो मैंने खुद अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर भेजा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी
मतलब किसी डाले में जाएँ कि कंफर्टेबल गाड़ी में जाएँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने बनीगाला का रुख नहीं किया, बाहर से हुँ। जो बातें-वातें होती थी। लेकिन जनाब सलमान दानिश साहब बहैसियत आई डोंट नो सास का रोल या ससुर का रोल, ससुराल का लो रोल था वो, और ये मेरे डाइनिंग रूम में बैठे रहे। अब वहाँ पे 2 डाइनिंग रूम थे, एक डाइनिंग रूम वो था जहाँ पे आप खाना खाते थे और एक डाइनिंग रूम वो था जहाँ पे मैं अपनी कोई लिखत-पढ़त करती और मैं फ़िल्म बना रही थी, तो वहाँ पे मैं लोगों से मिलती थी। ये साहब मतलब आए वहाँ पे बैठे, और भी लोग होते थे, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब और भी मतलब टीवी एंकर्स, तो मैं अगर आपको नाम गिनवाने शुरू हो जाऊँ तो मेरा ख़्याल है कि ख़त्म हो जाएगी, आपका पूरी शाम लग जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कौन वो थे जो कि पसंद नहीं किए जाते थे और जिनकी एंट्री वहाँ पे बड़ी मुश्किल थी। आसमा शिराज़ी साहिबा ने मुझे एक दफ़ा प्लेन पे कहा कि प्लीज़ मेरी सिफ़ारिश करें, पता नहीं मुझसे क्यों ख़फ़ा है। तो सेक्रेटेरिएट तक तो वो आईं, लेकिन ऊपर घर तक वो कभी नहीं आईं। हुँ। लेकिन बाकी सबको मैंने देखा, हामिद मीर साहब को देखा, ये रऊफ़ क्लासरा साहब को देखा, मोहित पीरज़ादा साहब, बाकी भी सारे कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम ही नहीं लेना चाहती क्योंकि उन्होंने जो घटियापना किया। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किनको मैंने नहीं देखा, नुसरत जावेद साहब को नहीं देखा, हुँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को नहीं देखा। और सलीम साफ़ी साहब के बारे में बहुत बेतहाशा गालियाँ मैंने सुनी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के नाम से, उनका बल्कि वो नाम से पुकारते ही नहीं थे, लेकिन उनको बनी गाला में नहीं देखा मैंने। बहरहाल लेकिन सलमान दानिश साहब को इतनी मेरी प्रेज़ेंस पे कुछ तकलीफ़ थी कि बाकी लोगों को भी तकलीफ़ थी, बाकी लोगों ने भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, जो कि अब मैं सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं। मोहित पीरज़ादा साहब ने एक बहुत तकलीफ़देह इंटरव्यू किया, फ़रिया इदरीस साहिबा ने एक बहुत तकलीफ़देह इंटरव्यू किया। लेकिन सलमान दानिश साहब मेरे ही सो कॉल्ड, मेरा तो ख़्याल था कि मेरा घर है, ऑब्वियसली मेरा घर नहीं था, वो तो पराया घर था। आके मुझे कहते हैं एक दिन, बड़े कुछ उलझे हुए, तो मुझे अब एडवाइस पे एडवाइस दिए जा रहे हैं और एक जुमला मेरे ज़हन में बड़ा मुझे खटका, लेकिन मैं आगे से चुप हो गई। तो कहने लगे कि मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो कहते हैं मेरा तो दिल चाहता है कि तुम बस ये किचन से बाहर ना निकलो, बस यहाँ पे खड़ी तुम गोल चपातियाँ बनाती रहो। दुनिया ये तुम्हारा आपसे देखे। सुलेमान दानिश साहब कह रहे हैं कि आप किचन में रहें और किचन से बाहर ना निकलें, सिर्फ कबाब बनाती रहें और रोटियां बनाती रहें। चपातियाँ बनाते रहें। और एक्चुअली तो मैं यही कर रही थी। सच पूछे तो ये रऊफ क्लासा साहब को बड़ा मैं मज़हबी जान के, तो मैं अपने हाथों से शामी कबाब भी बनाती रही वहाँ पे। मैं तो पूरा वक़्त बनी गाला में शामी कबाब और आलू की टिक्कियाँ ही बनाती रही, और मैं तो किचन ही को साफ़ करती रही क्योंकि वो, लेकिन ज़ाहिर है तो वो घ इन लोगों को हम नमक हराम कह सकते हैं, नमक खिलाया ना आपने अपना। बस जी, कोई बात नहीं। हम तो पश्तून लोग हैं, हम तो हम तो मेहमान की, आने वाले मेहमान की इज़्ज़त ही कर सकते हैं। मैंने तो लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि ये एंकर्स का क्या काम है? सेक्रेटेरिएट में तो सारा वक़्त ही बैठे होते होंगे, ये तो घर के अंदर की बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए एक मसला ये भी था, सिंधिला साहब, आपके साथ भाइयों की तरह का रिश्ता है। आप हमारे साथ आए गए भी हैं, मेरे हस्बैंड आपकी कितनी इज़्ज़त करते हैं, राजा रज़ाक साहब हैं, कितना हमारा ट्रस्ट है। लेकिन आपने देखा है कि मैं ना किसी को घर पे बुलाती हूँ, ना मैंने कभी घर पे किसी किसी खातून को भी, हम लोग बहुत प्राइवेट किस्म के लोग हैं। ना ना मेरे बच्चे पसंद करते हैं, मेरे मियाँ भी ऐसे हैं कि जो सियासत है वो हम घर से बाहर, ठीक। या जो जर्नलिज़्म भी है, लेकिन घर में कभी हमने इसको कोई, कि ये जो घर में पार्टी चल रही है, घर में लोग बैठे हैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। ना जब मैं पाकिस्तान में सहाफ़त कर रही थी तब भी, कोई टीवी पक जो मतलब मैं एंकर थी, लेकिन कभी कोई खातून एंकर भी मेरे घर नहीं आई। मर्द तो ठीक। बड़ी दूर की बात है, ठीक। सवाल ही नहीं पैदा होता। सिवाय डॉन के जो सीईओ हैं शकील मसूद साहब, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो मेरे घर, मैं जब पैरालाइज़ थी तो मुझे जॉब भी ऑफ़र करने के लिए आए थे और मेरा पूछने के लिए आए थे। और लेकिन उसके अलावा कभी मेरे कोई घर, 2013 से मैं सहाफ़त कर रही थी, कभी नहीं कोई आया था। पता कहा मैं देखूँ ये लोग उठे ही ना, ये लोग घर से उठे ही ना। और वो घर भी अजीब था, तो मेरा पर्दा भी कॉम्प्रोमाइज़ होता था। पर्दे से मुराद ये कि मतलब आप प्राइवेसी। बेडरूम, मतलब कि पर्दे से मुराद ये कि मेरी बच्चियाँ भी घर में थी, जी, तो जी, वो जी। किचन नहीं जा सकती थी। मैं कह रही हूँ ना, हमारे डाइनिंग रूम में, मतलब खाना हम कमरों में खा रहे थे, क्योंकि ये लोग वहाँ से जाते ही नहीं थे। और जनाब हर किस्म की एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस दे रहे थे
जेआईटी पे एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि अटैक कैसे करना है, मीडिया पे एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन सलमान दानिश साहब ने तो मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम चपातियाँ किचन में बनाती रहो और बाहर ना निकलो। तो मुझे समझ नहीं आई कि आपसे मशवरा माँगा किसने है? आप हैं कौन? आप मेरे मामू हैं, आप मेरे देवर हैं, आप कौन हैं? आई थॉट दैट वाज़ रिडिकुलस। अब जब 2018 आया, तो 2018 में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि पेमरा अब डिसाइड करेगी कि लाइसेंस रेटिंग्स कंपनी अगर कोई बनाना चाहता है, मतलब एक तो ठीक। मीडिया लॉजिक थी इनकी, ये अकेले थे, तो जाहिर है जब अकेले होंगे तो लोग कहेंगे कि मोनोपोली का इन पे इल्जाम लगेगा ठीक। कि 2007 से अब तक एक मीडिया रेटिंग्स कंपनी थी और वो मैंने आपको बता दिया है कि अभी तक सिर्फ 2000 मीटर थे। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि अब ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो भी है, वो नहीं डिसाइड करेगी कि किसको लाइसेंस देंगे, पेमरा करेगी। और ठीक। पेमरा आपको पता है 2018 के जी। बाद जी। कहाँ से ऑर्डर ले रही थी, जी, जी, आपको जी, भी जी। पता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि 2007 में जो कंपनी सेटअप होती है, वो 500 मीटर से शुरू होके 2000 पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आगे और चलती वो, नहीं। हाँ, और वो ये खुद कह रहे हैं, आप ये मैं नहीं कह रही, ये सलमान दानिश का कोई इंटरव्यू आप उठा लें, वो ये कह रहे हैं कि हमने शुरू 3 शहरों से किया था और 28 मकामात पे हमने जाना था। बड़े शहर, छोटे शहर और आम जो रूरल एरियाज़ हैं। लेकिन हमने मुनासिब ये समझा बाद में कि ये नहीं चल रहा, तो जो रूरल एरिया है ना, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सिर्फ़ कुछ बड़े शहरों में रह गए हैं। अब आप इस बारे में सोचें, ये आप सोचें कि ये अपनी ज़बानी कह रहे हैं कि सिर्फ़ अर्बन सेंटर्स यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। यानी कि जो रूरल, ये इनकी अपनी ज़बानी कह रहे हैं कि देहातों में, कस्बों में, रूरल पंजाब में हमने डेटा कलेक्ट करना समझा कि मुफ़ीद नहीं है। अब आप मेरी बात समझें कि अर्बन सेंटर्स में कौन है भला? बर्गर है, जी, 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 कैंटोनमेंट है, जी, 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 ठीक जी, है? यही एलीट है। तो वोट कहाँ है पीएमएलएन का? देखने वाला कहाँ है? दही, दही, दही। देही है, पंजाब है। तो यानी कि आपको कोई आम जो एक्चुअल वोटर है, जो एक्चुअल एक मतलब अवाम है, क्या अवाम सिर्फ लाहौर के डिफेंस में या कराची के डिफेंस में बैठी हुई है? ये तो वो लोग हैं जिनके बच्चे बाहर तालीम हासिल करते हैं, न्यू ईयर्स ये बाहर करते हैं, फैशन इनका, मतलब जो इन लोगों की जो कपड़ा है, आप यकीन करें संदेला साहब, जब मैं बीबीसी पे काम कर रही थी, तो मेरी सारी जो कपड़े थे हम लोगों के पेड होते हैं, मतलब आपकी जॉब के थ्रू आते हैं। मतलब आपकी ज़ाती नहीं खर्चा हो रहा होता, और सारे डिज़ाइनर कपड़े होते थे, डिज़ाइनर जूता हमेशा। जब मैं पाकिस्तान आई संधेला साहब, मैं जब कस्बों में गई, देहातों में गई, मुझे बड़ी अपने आप पे मतलब अफ़सोस हुआ कि एक डिज़ाइनर बैग या एक डिज़ाइनर जूता या आप जो हीरे जवाहरात पहनते हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। मुझे ट्रू। शर्म आई, मुझे शर्म आई। ये वजह है कि अब मैं नहीं पहनती, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। क्योंकि ये वल्गैरिटी है। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। मैं वहाँ पे जाके कैसे ये कर सकती हूँ? और ये जो आपका अर्बन सेंटर बर्गर क्राउड है, इनकी तो एक जो लॉन का सूट है, वो तो 10,000 20,000 से तो शुरू होता है। और ये लोग जनाब, इनका डेटा कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा? ये कहाँ से हमारी जो 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है, ये उसके फैसले करेगी? ये तब कहते हैं कि जी सबसे मकबूल जमात, सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी जमात। कौन सी बड़ी जमात? आप जाएँ ना ज़रा ट्राइबल बेल्ट में, सब इनकी हकीकत जानते हैं। जाएँ बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध जाएँ, आप इंटीरियर सिंध क्या लिया जाएँ, मलीर जाएँ, आप अ बक्खर जाएँ, बहावलपुर जाएँ, आप इवन बहुत दूर ना जाएँ, सब इनकी असलियत जानते हैं। हमारा जो बल्क है ना, जो हमारा अवाम है, वो डीएचएज़ में नहीं रहता।
ट्रू। वो डिफेंस में एग्री, नहीं रहता। एग्री, वो 100% एग्री। बर्गर नहीं है, वो बर्गर क्या बंद कबाब को तरसता है। तो ये बात आप मुझे बताएं कि ये हैरत की बात नहीं है कि 2000 मीटर 23 करोड़ आवाम के लिए। और वो और फैसला फिर वो कर रहे हैं। और फिर वो बंदा पीटीआई बनीगाला घर में क्यों बैठा है? क्या काम है उसका? आपको तो दूर रहना चाहिए। हम अपने आप को उन लोगों से, मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर एक सियासी एक्टिविस्ट, खुदा गवाह कि मैंने आज तक किसी जो जो बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्ज़ाम्पल मलिक रियाज़, मैंने कभी उनसे ना मुलाकात की है, ना कभी फ़ोन पे बात की है, ना कभी टेक्स्ट पे बात की है। आप जानबूझ के फ़ासला रखते हैं। क्यों फ़ासला रखते हैं? कि कल को कोई कह ना दे। आप जानबूझ के फ़ासला रखते हैं। आप अपने काम से काम रखते हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग सकता है ना कि भई आपका क्या काम है? आज भी आपके प्रोग्राम की वज़ह से संदेला साहब मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, वो कहते हैं पीएमएलएन को समझाएँ। मैंने कहा जी मेरा पीएमएलएन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ़ जो बाहर लोग बैठे हैं, जो मेरा ख़्याल है कि जिनके सवालात सही हैं, जो मेरा ख़्याल है मुख़लिस हैं, उनको मैं इंटरव्यू देती हूँ, चाहे वो संदेला साहब हों, चाहे वो कोई पीपीपी का जियाला हो। और मैंने आपको इंटरव्यू देना कब शुरू किया? जब वोट को इज़्ज़त दे दो की ट्रू, बात हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% एग्री। और मैं वोट को इज़्ज़त दो की बात पे मैं यकीन करती हूँ, मैं जमहूरियत पे बिल्कुल, यकीन करती हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू जब दिए, मैंने एक्सटेंशन की मुखालफत की आपके प्रोग्राम पे, और 100% आपका हौसला है कि आपने वो प्रोग्राम्स चलाए भी और मैंने बिल्कुल सच्चे ऐसे ही। दिल से किए, क्योंकि एक्सटेंशन में मेरा ख़्याल है कि सब राज़ी थे और नहीं होना चाहिए था। आज सब भुगत रहे हैं ना, पीटीआई भी भुगत रही है, पीएमएलएन भी भुगत रही है, सब भुगत रहे पीपीपी हैं। भी भुगत सब भुगत रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक़्त बोला। ये नहीं सोचा कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर आप मुनाफ़िकत करेंगे कि जी कल को मुझे टिकट मिल जाए या कोई सीट मिल जाए, या ये बात शहबाज़ शरीफ को बुरी ना लग जाए, ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को बुरी ना लग जाए, ये बात जेयूआईएफ को, मैं तो ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के साथ ऐसी बात ही नहीं की। और मेरा यही वजह है कि बनीगाला में भी हमने मुख़लिस तौर पे, मैं यही यही हमारा कोई ज़ाती कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं था, यही इख्तिलाफ़ था। उस वक़्त भी इनके बड़े फ़ेवरेट थे। वसीम अकरम प्लस टाइप बड़े लोग थे। हम उनको यही कहते थे, मत करें। आज उन जगहों पे छापे पड़ रहे हैं जिन चीज़ों की निशानदेही मैंने उस वक़्त की, क्योंकि 10 साल से खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई है। आपने देखा मानसेरा के टीचिंग अस्पताल में, क्योंकि मेरा ताल्लुक वहाँ से है। मैं आम लोगों के फ़ोन उठाती हूँ। मैं लोगों से राब्ता रखती हूँ। मुझे पता है कि किस किसान से ज़बरदस्ती मजबूर करके उनसे सस्ते दामों में उनकी ज़मीन खरीदी जा रही है। मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि कौन पीएमएलएन का है, कौन पीटीआई का है। और जब अब बल्कि पीटीआई वाले जब मुझसे ये मशवरे कर रहे थे पिछले साल भी, तो मैंने उन्हें कहा, देखो मैं देख रही हूँ ये होता हुआ, मत करो। बिल्कुल ठीक है। हमारे ये नीचे एक पढ़ने वाले कह रहे हैं जी कि हाँ खान साहब आपकी कही हुई एक-एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। अच्छा और वो वो क्यों साबित हो रही है, सच साबित हुई है क्योंकि वो सच थी। या मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं लिखा। मैंने तो बहुत सी ऐसी बातें भी की हैं जो कि मैंने पब्लिश नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमने बचा ली हैं। क्योंकि जब मेरी किसी ने बात सुनी है, मुक़्तदर हलकों की भी बात मैं कर रही हूँ, मैंने अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं माँगा। मैंने कभी नहीं कहा कि जी ये दे दें या वो दे दें। मैंने सिर्फ़ ये आप ही के प्रोग्राम पे मैंने उस वक़्त परवेज़ इलाही साहब की चीफ़ मिनिस्टरशिप के ऊपर भी एक बात की थी। मैंने शहबाज़ शरीफ साहब के बारे में भी एक बात की थी। ठीक, मैंने पीएमएलएन को भी कहा था कि पंजाब में नज़र रखें, पंजाब में जो आगे होने जा रहा है 1 साल के बाद, ये जो आप कर रहे हैं, और वही हुआ। लेकिन मेरा तो कोई भाई पाकिस्तान में, कोई मामू, कोई चाचा टिकट का उम्मीदवार नहीं है। मेरा तो पंजाब का डोमिसाइल ही नहीं है। और बिल्कुल जहाँ-जहाँ का मेरा डोमिसाइल है, वहाँ-वहाँ से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस छोड़ी है, ना पीएमएलएन ने अपनी प्रेज़ेंस छोड़ी है, ना पीटीआई ने छोड़ी है। तो वो तो मतलब मेरा तो आप मैं तो इस वज़ह से ये बातें सच साबित हो रही हैं। आपके प्रोग्राम पे लोग आके एतराफ़ करें, क्योंकि मैंने सिर्फ़ इस्लाह की ख़्वाहिश से। क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, रियासत है, तो कौम है।
पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल बचाना हमारा मकसद होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत सेंट हैं, इसलिए कि कहाँ जाएँगे? देखिए, कहाँ जाएँगे? हम क्या नहीं चाहते कि हम अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत कर सकें, देख सकें? क्या हम नहीं चाहेंगे कि जहाँ से मेरा दादा, मेरी दादी जिस गाँव से हैं, वहाँ हम जा सकें? देखिए, ये बात ये ज़रा गौर से मेरी बात समझें कि क्या थी ये बैरूनी साज़िशें? क्या है ये मग़रबी एजेंडा? आप आज बैठ के उन लोगों से उनका दुखड़ा सुनें, जो अब तक पंजाब के लिए रोते हैं, जो कि जिनको पंजाब छोड़ के जाना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा। वो कहते हैं हमारी अर्तियाँ यहाँ पे क्योंकि पुरखों की ज़मीन है। क्या हम ये चाहते थे? इस वजह से हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये जो इविल डिज़ाइन था, ये बलवा हुआ है ना और क्या हुआ है? 9 मई को क्या हुआ है? बहुत बड़ा बलवा, बहुत बड़ा। क्या कहेंगे इसको आप और किस वजह से हुआ है? कौन-सी हकीकी आज़ादी? आपको तो पीटीआई में आज़ादी बोलने की नहीं थी, ये आज़ादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, बोल के बताते हैं डिक्टेटर के सामने। बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। कौन-सी आज़ादी है इज़हार की बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी